हाँ स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं बच्चे, जो कि हिंदी ग्रामर है, जो हिंदी व्याकरण हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्लास में भी बहुत बार आप लोग को ऐसे बताया गया है बच्चे। उम्मीद करते हैं कि ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो के जरूर से जरूर बच्चे शेयर करेंगे। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण आखिर है क्या? व्याकरण का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना को ही हम बच्चे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का अर्थ ही होता है बच्चे कि शुद्ध शुद्ध नहीं बोलिएगा तो व्याकरण का मतलब ही क्या है। व्याकरण का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे और शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, उसी चीज को बच्चे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर हमारा बच्चे वर्ण विचार, जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। वर्ण किसे कहते हैं तो ध्यान देना है। वर्ण के बारे में भी मैंने आप लोगों को बच्चे बताया है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को बच्चे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम क लिखेंगे तो क को हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि ख लिखते हैं, ख भी बच्चे नहीं टूट सकता है। या अगर मान लीजिए ग लिखते हैं तो ग को भी आप तोड़ नहीं सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि अ लिखेंगे, अ भी नहीं टूट सकता। अ अपने आप में बच्चे अ होता है, इसको हम कभी तोड़ सकते नहीं हैं। या अगर हम आ भी कहेंगे तो आ को भी हम तोड़ नहीं सकते हैं, आ अपने आप में आ होगा। हाँ, लेकिन अगर हम कहते हैं कलम, तो कलम को हम तोड़ सकते हैं, जैसे क में प्लस ल में और प्लस म में, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसलिए कलम वर्ण नहीं है, कलम वर्णमाला है बच्चे, कलम वर्णमाला है। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं तो कहिएगा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को बच्चे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वर्ण या भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई को बच्चे ध्वनि कहते हैं। जो भी वर्ण होता है या जो भाषा होता है, उसकी जो सबसे छोटी सी छोटी इकाई होती है, जिसे हम बच्चे ध्वनि कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण या भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा ध्वनि कहते हैं। उसे हम लोग ध्वनि के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चे वर्णमाला। आप लोगों को ध्यान देना है, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का समूह। जब हम वर्णों का समूह कर देते हैं, अर्थात ग्रुप कर देते हैं, तो जब हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं तब उसे बच्चे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कलम, तो कलम एक प्रकार का वर्णमाला है जो कि क प्लस ल प्लस म से मिलकर बना होता है। तो क वर्ण है, ल वर्ण है और म वर्ण है। तो जब हम वर्णों का माला करते हैं, माला माने समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पे कई वर्ण को हम लोग माला माने गुच्छा के रूप में सजा दिए बच्चे। जैसे क को, ल को, म को हम आपस में क्या कर दिए? सजा दिए। तो बच्चे क्या बन गया? ये वर्णमाला बन गया। तो आप लोग को ध्यान देना है, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये पता चला होगा बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। देखिए कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। याद रखना है, हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं उसकी संख्या 44 होती है। 44 को देखिए दो भाग में हम क्या कर रहे हैं? बांट दे रहे हैं बच्चे। एक 11 में और एक इधर कर देते हैं 33। 11 जो कि आपका स्वर वर्ण हो जाएगा और 33 जो आपका बच्चे व्यंजन वर्ण हो जाएगा। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। अभी याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 44 होती है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्ण को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33, दोनों मिल के बच्चे हो जाएगा कितना? 44। अर्थात हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा तो 11, व्यंजन वर्ण की संख्या पूछेगा तो 33। आप लोग को बच्चे याद रखना है, क्लास में भी बहुत बार बताए हैं हम। अब देखिए यहाँ पे बच्चे लिखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया होगा, या सुनिए जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो कहिएगा
कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना विघ्न बाधा या बिना अवरोध के उत्पन्न होता है, वैसे वर्ण को बच्चे हम स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना विघ्न बाधा या बिना अवरोध के उत्पन्न होता है, वैसे वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, याद रखना है। स्वर वर्ण की जो संख्या होती है बच्चे वो 11 होती है। अब 11 कौन कौन सा होता है, जैसे कि देखिए हम लिख रहे हैं, लिख के समझा देते हैं। देखिए एगो कहिएगा अ के बाद कहिएगा आ, फिर कहिएगा ह्रस्व ई, फिर देखिए दीर्घ ई हो जाएगा, ह्रस्व ऊ हो जाएगा, फिर कहिएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा, फिर कह दीजिएगा ए हो जाएगा, फिर कह दीजिएगा ऐ हो जाएगा, फिर कह दीजिएगा ऊ हो जाएगा, फिर कह दीजिएगा औ होगा, और एक और याद रखना है बच्चे री। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि स्वर वर्णों की जो संख्या है बच्चे वह 11 है। जो नहीं भूलना है बच्चे, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब देखिए इसको उच्चारण करने में किसी अवरोध, अर्थात ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी के मतलब बिना अवरोध के उत्पन्न होता है, किसी से मदद नहीं लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे क आपका स्वर वर्ण नहीं है, क आपका व्यंजन वर्ण है, क्योंकि क कहने से अ उत्पन्न होता है, क कहिएगा उसमें अ उत्पन्न हो जाएगा। या मान लीजिए कि ख बोलिएगा तो ख बोलने से भी अ उत्पन्न होगा। तो देखिए ये सब आपका व्यंजन वर्ण हो जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर, वो सब बच्चे व्यंजन वर्ण होता है, उसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। लेकिन स्वर वर्ण किसी के सहायता से नहीं बोला जाता है। स्वर वर्ण वैसा वर्ण होता है जो बिना विघ्न बाधा या बिना अवरोध के उत्पन्न होता है, अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वैसे वर्ण को बच्चे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा तो 11 होती है। आप लोग को बच्चे याद रखना है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। बिल्कुल याद रखना है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 का आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम ध्यान से समझ जाइए। अ आ हर्षई दीर्घई उ ए ऐ ओ और एक री होता है बच्चे। क और ख स्वर वर्ण नहीं होता है। क ख ग घ छ छ ज झ ये सब बच्चे व्यंजन वर्ण के उदाहरण होते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को बच्चे स्वर वर्ण आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण के भेद अगर पूछेगा तो कहिएगा स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद अर्थात 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, जिसमें हम पहला चलते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका है बच्चे दीर्घ स्वर, और तीसरा है संयुक्त स्वर या संधि स्वर। अब यहाँ पे समझना है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो स्वर वर्ण है वो आपका 11 है। अ आ हर्ष ई, दीर्घ ई, फिर ऊ है, फिर दीर्घ ऊ है, फिर ए है, फिर ऐ है, फिर ओ है, और बच्चे एक औ है, और एक बच्चे जिसे हम री कहते हैं। तो देखिए इसमें ह्रस्व स्वर को कौन कौन कहिएगा, जैसे अ हो गया ह्रस्व स्वर तो इसमें अ लिख दीजिएगा। फिर आपका ह्रस्व से ह्रस्व ई हो जाएगा, ह्रस्व से ह्रस्व ऊ हो जाएगा, और ह्रस्व से ह्रस्व री हो जाएगा। देखिए एक दीर्घ री भी होता है, जो संस्कृत में 12 हो जाते हैं स्वर वर्ण, लेकिन हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये जो 4 वर्ण देख रहे हैं, ये चारों वर्ण को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात ये स्वर वर्ण के जो 11 में से जो ये 4 जो है अ ई उ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ में देखिए कौन कौन आता है, एक आता है बच्चे आ, एक आता है दीर्घ ई आएगा, एक आएगा बच्चे दीर्घ ऊ आएगा, दीर्घ ऊ, मात्र इसमें 3 ही आएंगे बच्चे, आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। और जो बच जाएगा वो आएगा संयुक्त स्वर या संधि स्वर में, जैसे ए आएगा, ओ आएगा, और बच्चे औ आएगा, ए ऐ ओ औ। तो हम इसे संयुक्त स्वर या संधि स्वर, एकदम बिल्कुल आसान है, समझ के पढ़िए। सबसे पहले स्वर वर्ण के प्रकार 3, संख्या 11, संख्या पूछेगा तो 11 मारना है, 11 आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर स्वर वर्ण के भेद पूछेगा तो 3 भेद, पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, जिसमें अ, हर्षई, हर्षऊ और री। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घई, दीर्घऊ। देखिए दीर्घ से दीर्घ या दीर्घऊ वाला जाएगा, अर्थात लंबा समय वाला, जो लंबा समय लेगा, आ कहने से लंबा समय लगता है। संयुक्त स्वर या संधि स्वर, जैसे ए ऐ ओ औ, 4 3 7 और 4 इधर 11 हो जाता है। हम उम्मीद करते होंगे कि स्वर वर्ण के तीनों प्रकार आप लोग को पता चला होगा बच्चे।
नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, ए ऐ ओ औ को क्यों हम संयुक्त स्वर कहते हैं या क्यों हम इसे संधि स्वर कहते हैं, देखिए हम क्लियर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ए है, ऐ है, ओ है और औ है, इसको बच्चे हम संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर, या इसी को बच्चे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आखिर क्यों हम इसे संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं, इसका कारण क्या है, सुनिएगा। संयुक्त स्वर कारण क्या है, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। मिला हुआ का मतलब दो वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से ये बनता है, इसीलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब कहिएगा कैसे कैसे, किन किन दो स्वर वर्णों को मिलाने से ए ऐ ओ और औ बनता है। बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अ या आ प्लस हर्ष ई या हर्ष ई या दीर्घ ई को मिला देते हैं तो ऐसी कंडीशन में बच्चे ए बन जाता है। फिर चलेंगे अ या आ और प्लस ए को मिलाते हैं, प्लस ए को मिलाते हैं बच्चे तो ऐ बन जाता है। फिर देखिए अ या आ प्लस हर्ष उ या दीर्घ उ मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। फिर देखिए कहते हैं अ या आ प्लस ओ, यहाँ से ओ उठाइए तो बन जाएगा बच्चे का उच्ची औ। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे कि जो ए ऐ ओ औ है दो वर्णों को मिलाने से बनता है। जैसे अ या आ प्लस हर्ष या दीर्घ ई, मतलब अ प्लस हर्ष ई बराबर भी है, अ प्लस दीर्घ ई बराबर भी है, आ प्लस हर्ष ई बराबर भी है, आ प्लस दीर्घ ई बराबर भी है, अ प्लस ए बराबर है, आ प्लस ए बराबर भी है, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर भी हो, अ प्लस दीर्घ उ बराबर भी हो और आ प्लस दीर्घ उ बराबर भी हो। औ का मतलब अ या आ प्लस ओ मिला देंगे तो बच्चे औ बनेगा। तो आप बताइए बच्चे कि जो ए ऐ ओ और जो औ है ये दो स्वर वर्णों को मिलाने से क्या हो रहा है, बन रहा है। इसीलिए इस स्वर को हम संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पता चला होगा। तो अब देखिए वही चीज आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया गया है कि ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है क्योंकि ये दो भिन्न स्वरों के संयोग से मिलकर बनता है, जो कि मैंने ये चीज आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट बच्चे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को हम दो भागों में बांट देते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण मैंने जब हम बोलेंगे तो उसमें जो समय लगेगा उसके आधार पर स्वर वर्णों को हम दो भागों में बांट देते हैं, जो कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। मूल स्वर में जो पहले से जो चार है वही चार रहेगा और बाकी जो सात बच जाएंगे बच्चे वो दीर्घ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। दीर्घ माने ज्यादा उच्चारण में समय लगता है। जैसे एक बोलिएगा अ, एक बोलिएगा आ, तो अ में कम समय लेकिन आ में ज्यादा समय। एक बोलिएगा ई, एगो दीर्घ ई, इसमें समय ज्यादा लगेगा, दीर्घ उ में भी समय ज्यादा लगेगा। ए ऐ ओ औ। तो देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर। मूल स्वर में याद रखिएगा चार गो होता है, अ हर्ष ई हर्ष उ और एक री, और दीर्घ स्वर में बाकी जो शेष सात बच जाएंगे वो बच्चे दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है जाति के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए जाति के अनुसार भी स्वर वर्णों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो होता है सजातीय और दूसरा विजातीय। सजातीय का दूसरा नाम है स्वर्ण स्वर और विजातीय का दूसरा नाम है अस्वर्ण स्वर। अब कहिएगा सजातीय का मतलब क्या होता है? सजाती का मतलब होता है दोनों एक जाति का, लेकिन सिर्फ अंतर होगा मात्रा का। अर्थात देखिए इसमें अ है तो इसमें आ हो गया, मात्रा का अंतर है। यहाँ पे हर्ष ई है तो यहाँ पे दीर्घ ई है, देखिए यहाँ पे मात्रा का अंतर हो गया। यहाँ पे ह्रस्व उ है तो यहाँ पे दीर्घ उ है, तो यहाँ पे भी बच्चे मात्रा का अंतर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विजातीय या अस्वर्ण स्वर, इसमें उच्चारण का अंतर होगा, बोलने का स्टाइल अलग अलग होगा। इनमें अ कहेंगे तो इनमें ई कहेंगे, इनमें उ कहेंगे तो इनमें ओ कहेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं अस्वर्ण स्वर या विजातीय स्वर। तो देखिए यहाँ पे जाति के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में बांट दिया गया, सजातीय या स्वर्ण स्वर। तो इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होगा और इसमें उच्चारण का अंतर होगा। बार बार वीडियो को देखिए, 100% पता चलेगा।
नेक्स्ट देखिए सेकंड, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आप लोग को पढ़ा दिए। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना विघ्न व्याधा के या बिना अवरोध के उत्पन्न होता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब हमारे बच्चे व्यंजन वर्ण कहेंगे, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, तब हम उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर हम इसमें जैसे की अगर बात करते हैं तो जो क हो जाएगा, ख हो जाएगा, च हो जाएगा, छ हो जाएगा आदि, ये सब व्यंजन वर्ण के उदाहरण है। क्यों व्यंजन वर्ण है? क्योंकि इसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम क बोलेंगे तो क के अंत में अ होगा, ख के भी अंत में अ होगा। क का मतलब होता है बच्चे क प्लस अ, क प्लस अ मिलके क बना है। तो देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। तो कहिएगा वैसा वर्ण जिसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वैसे वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। स्वर वर्ण उधर 11 था, व्यंजन वर्ण इधर 33 है। 33 11 मिलके बच्चे 44 हो गया। अब देखिए व्यंजन वर्ण को बच्चे हम 3 भागों में बांट दिए हैं। पहला जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, दूसरा जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और तीसरा जिसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया था, जैसे पहला था बच्चे स्वर वर्ण के पहला स्वर था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था संयुक्त स्वर। लेकिन जाति के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार के थे। आप लोग को मैंने बताया था, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 भागों में हमने स्वर वर्ण को बांटा था, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। लेकिन अगर जाति के आधार पर मैंने एक देखा था बच्चे, तो 2 प्रकार के, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय में सिर्फ मात्रा का अंतर था, लेकिन विजातीय में उच्चारण का अंतर था। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। अब कहिएगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से उत्पन्न होता है, वैसे व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में क ख ग घ अंग, चवर्ग में च छ ज झ इ, टवर्ग में ट ठ ड ढ न, तवर्ग में त थ द ध न, पवर्ग में प फ ब भ म। देखिए क ख ग घ अंग जो है वो कंठ से हम लोग बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, कहाँ कंठ होता है। देखिए यहाँ से बोलेंगे कंठ। देखिए अगर यहाँ रहेगा दांत के ठीक ऊपर की अगर बात करते हैं, तो दांत के जो ठीक ऊपर होता है बच्चे, उसे हम तालु कहते हैं, उसे तालु कहते हैं। तालु के ठीक अंदर जाइएगा तो मूर्धा हो जाएगा। और बाहर सबसे जो देख रहे हैं वो ओष्ठ है, जो ये है ओष्ठ है, और ओष्ठ के अंदर दंत होता है, यहाँ पे दंत है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को देख लीजिए सारे बच्चे। देखिए ये बाहर वाला ओष्ठ हो जाएगा, ये वाला दंत हो जाएगा, ये वाला तालु हो जाएगा, ये वाला मूर्धा हो जाएगा, और ये वाला बच्चे कंठ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करना। तो किसका किसका स्पर्श करना? कंठ का, तालु का, मूर्धा का और दंत का और ओष्ठ का। अगर ये सब के अगर स्पर्श से बोले जाएंगे तो वैसे व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो याद रखना है कवर्ग में जो क ख ग घ अंगा होता है वो हम लोग कंठ से बोलते हैं। फिर जो च छ ज झ इ होता है, च छ ज झ इ बोल के देखिएगा आपको पता चलेगा। च छ ज झ इ जो तालु से निकलता है, और जो ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न ट में अंदर जाएगा जीव, लेकिन च में ऊपर जाएगा। ट ठ ड ढ न जो बच्चे होता है वो मूर्धा से बोला जाता है। और त थ द ध न जीव देखिएगा, त थ द ध न में दांत में सटेगा, इसीलिए इसे दांत बोलते हैं। और प फ ब भ म ओष्ठ से, प फ ब भ म ओष्ठ से, इसलिए इसे हम ओठ बोलते हैं। तो देखिए 5 इसमें है, 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 तो टोटल मिला के 25 हो जाएगा, 25 गो। तो हम कहेंगे कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। लेकिन अगर व्यंजन की कुल संख्या अगर पूछेगा, तो व्यंजन की संख्या अगर कहिएगा, तो व्यंजन की कुल संख्या बच्चे कितनी होती है? 33 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 गो, अंतस्थ व्यंजन 4 गो, उष्म व्यंजन भी 4 गो, जो कि 25, 4, 29 और 4 मिलके इधर हो जाएगा कितना? 33। और जो कि स्वर वर्ण 11 था, कुल मिला के आपका 44, मतलब कुल वर्णों की संख्या 44, व्यंजन वर्ण 33, स्वर वर्ण 11
और स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन बच्चे 4 होते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि स्पर्श व्यंजन आप लोग को पता चल गया होगा बच्चे। नेक्स्ट ध्यान देंगे जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखेंगे। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जो दंत, ओष्ठ, तालु और मूर्धा के परस्पर सटाने से तो बोले जाते हैं, लेकिन कहीं भी इनका पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अधूरा स्पर्श होता है, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे य में जीभ पूरा तालु में नहीं सटता है, र में भी जीभ पूरा मूर्धा में नहीं सटता है, ल भी और व में पूरा ओष्ठ नहीं सटता है। इसलिए 4 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व जो कि पूर्णतः कहीं भी इसका स्पर्श नहीं होता है, इसलिए इसे हम बच्चे अंतस्थ व्यंजन की संज्ञा देते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या बच्चे 4 होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चे है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन ये भी एक प्रकार का ऐसा व्यंजन है जो कि एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। उष्म मतलब गर्म वायु से होता है, वैसे व्यंजन को उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। जैसे तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। स बोलिएगा तो हवा निकलता है, वायु निकलता है, उष्म वायु निकलता है, इसलिए इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन की संख्या बच्चे 4 होती है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को पता चला होगा बच्चे। अब है बच्चे आयोगवाह। अब आयोगवाह किसे कहते हैं? आयोगवाह वे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न तो व्यंजन होते हैं। न तो स्वर होते हैं और न तो व्यंजन होते हैं, तो उसे बच्चे हम क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर होता है और न तो व्यंजन होता है। आयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है बच्चे विसर्ग। अनुस्वार का मतलब ऊपर में एक बिंदु और विसर्ग का मतलब यहाँ पे 2 बिंदु। ध्यान से देखिएगा, आयोगवाह न तो स्वर होता है न तो विसर्ग, आयोगवाह न तो स्वर वर्ण होता है न तो व्यंजन वर्ण होता है। अर्थात आयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार में ऊपर में 1 बिंदु होगा, विसर्ग में 2 बिंदु होगा। जैसे अनुस्वार के मात्रा वाला शब्द देखिए, जैसे अंग, रंग, कंठ, बंद, सायम, गंगा, खंबा, ये सब देखिए ऊपर एकक बिंदु है, जो ये हम लोग बिंदु देते हैं, इसका नाम है अनुस्वार। लेकिन अगर हम विसर्ग की बात करते हैं, जैसे अ प्लस तः बराबर अतः, न प्लस मह बराबर नमः, प्रा प्लस तः बराबर प्रातः, प्रा प्लस यह बराबर प्रायः, पु प्लस न बराबर पुनः, स्व प्लस तः बराबर स्वतः, यह एक प्रकार का विसर्ग है, जो कि देखिए 2-2 बिंदु इसमें बच्चे शामिल है। तो आयोगवाह न तो स्वर होता है न तो व्यंजन होता है, यह 2 प्रकार के होते हैं। एक आप लोगों को अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार में आप लोगों को 1 बिंदु याद रखना है और विसर्ग में बच्चे 2 बिंदु याद रखना है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पता चला होगा बच्चे। नेक्स्ट बच्चे है जिसका नाम है अनुनासिक। एक होता है अनुनासिक और एक होता है बच्चे निर्नुनासिक। देखिए आपको सबसे पहले अनुनासिक, नासिक का मतलब होता है नाक। तो देखिए कोई भी हम लोग शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो शब्द के उच्चारण करने में एक मुख की सहायता लेनी पड़ती है और एक मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ऐसे तो जितने भी होते हैं शब्द, उसमें तो मुख से हम बोलेंगे ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर नाक से भी अगर बोलेंगे तब उसे हम कह देंगे अनुनासिक। अनुनासिक माने अनु का अनुनासिक का मतलब हो गया नाक मिला करके, माने मुख के साथ नाक हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक में सिर्फ और सिर्फ आपका मुख होता है, मुंह होता है, इसमें नाक नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले हम अनुनासिक समझेंगे तो कहेंगे कि अनुनासिक वे होते हैं जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, तब उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में बच्चे चंद्र बिंदु आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे कहाँ नाक बंद करके अगर कहाँ बोलिएगा तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यह एक अनुनासिक है, ये मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे घुंघरू है, देखिए चंद्र बिंदु है, देखिए जितने भी चंद्र बिंदु वाले होते हैं बच्चे वो सारे के सारे अनुनासिक होते हैं, क्योंकि मुख और नाक दोनों की सहायता से बच्चे बोले जाते हैं। यहाँ देखिए निर्नुनासिक, निर्नुनासिक में केवल मुख से बोले जाते हैं, तो केवल मुख से बोलेंगे तब वह निर्नुनासिक कहलाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे इधर, इधर के बाद अगर हम कह देंगे उधर, उधर के बाद यदि मान लीजिए कि बोल देंगे बालक, इसमें नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तब हम ऐसे शब्द को बच्चे निर्नुनासिक कहते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पता चला होगा बच्चे। नेक्स्ट जिसका नाम है बच्चे अल्प प्राण।
एक होता है अल्प प्राण और एक होता है बच्चे महाप्राण। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं और एक महाप्राण। देखिए अल्प प्राण का मतलब समझने के लिए आपको यहाँ पे हकार से आपको ध्वनि समझ में आना चाहिए बच्चे। हकार क्या होता है आपको सबसे पहले हम समझाना चाहेंगे। जो कवर्ग होता है, जो कवर्ग होता है, कवर्ग में क, ख, ग, घ और अंग होता है। अगर हम चवर्ग की बात करते हैं तो चवर्ग की बात करेंगे तो बच्चे होगा च, च के बाद छ, छ के बाद ज के बाद झ के बाद इय। अगर हम तवर्ग की बात करते हैं तो तवर्ग में आपका होगा त होगा, थ होगा, द होगा, ध होगा और न होगा। और यदि हम बच्चे टवर्ग की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बच्चे टवर्ग की बात करते हैं तो टवर्ग में एक ट होगा, एक ठ होगा, एक ड होगा, एक ढ होगा और एक न होगा। यदि अगर हम बात करते हैं पवर्ग की तो पवर्ग में आपको पता होना चाहिए एक होता है प, एक होता है फ, एक होता है ब, एक होता है भ और एक होता है म। तो देखिए इसमें ध्यान ये देना है कि जितने भी कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो भी है बच्चे, इसमें अगर हम पहला वर्ण की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग की पहला, जैसे यहाँ पे क, च, ट, त और प। और फिर बात करते हैं यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ण की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ग हो जाएगा, ज हो जाएगा, द हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ड और यहाँ हो जाएगा ब। इसकी अगर हम बात करते हैं और फिर लास्ट वाला पांचों वर्ण की हम बात करते हैं तो देखिए प्रत्येक वर्ग का जो पहला होता है, जो तीसरा होता है और जो पांचवा होता है उसको जब बोलिएगा तो उसमें हकार नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन ख को बोलने से हकार उत्पन्न होगा। एक बार क बोलिए, एक बार ख बोलिए, ख बोलेंगे, घ बोलेंगे, थ बोलेंगे, ठ बोलेंगे, फ बोलेंगे, ध, झ, ढ, ढ, न। कहने का मतलब ये सब जो कहने का मतलब होता है, इसमें प, फ, ब, यहाँ पे भ है बच्चे और यहाँ म है तो ढ, भ। तो देखिए कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग का, पहले बात को समझिएगा, देखिए अल्प प्राण का मतलब होता है कि वैसा ध्वनि जिसमें हकार, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अल्प, अल्प माने कम, माने हकार नहीं उत्पन्न होगा, मतलब ऐसा वर्ण जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे हम बच्चे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला प्लस, पहला के बाद याद रखिएगा तीसरा, तीसरा प्लस, तीसरा के बाद याद रखिएगा क्या मां, पचवा, पचवा, पहला तीसरा और प्लस क्या मां, पचवा, प्लस एक पॉइंट और याद रखिएगा अनुस्वार वाला, अनुस्वार माने जो एक बिंदु वाला था, अब प्लस, प्लस एक बात और याद रखिएगा, एक था आपका अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ था, अंतस्थ और वो भी कौची व्यंजन था, और प्लस, प्लस याद रखिएगा स्वर वर्णमाला, स्वर वर्णमाला, इसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अब सब को गिनिए तो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा को सब को अगर मिलाइएगा तो सब में तीन तीन को मिलके पांचती हो जाएगा कितना, 15। अनुस्वार यहाँ से 1 हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन 4 हो जाएगा, स्वर वर्ण 11 हो जाएगा, तो 15 और 4 19, 19 अब एक 20 और 20 अब 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 31। अर्थात अल्प प्राण वाला टोटल कितना होता है 31 होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहना है कि ऐसा वर्ण जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा वर्ण जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, वैसे वर्ण को हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में याद रखना है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क्यों? क्योंकि इसमें हकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। अगर मान लीजिए क बोलिएगा, ख बोलिएगा, देखिए क, ख, ग, घ, देखिए ख में और घ में हकार उत्पन्न होता है, लेकिन क में और ग में और अंग में हकार नहीं उत्पन्न होता है। इसीलिए कह दिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा साथ साथ अनुस्वार वाला। अनुस्वार कहने का मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं, लिखेंगे अगर हम बिंदु, तो बिंदु में ऊपर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये अनुस्वार है। अनुस्वार वाला में भी हकार नहीं उत्पन्न होता है। और प्लस में अंतस्थ व्यंजन, देखिए अनुस्वार में बिंदु वाला, अंतस्थ में याद रखना है य, र, ल और व, इसमें कोई हकार नहीं उत्पन्न होता है। और प्लस इसमें कौन वर्ण, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और ई, ये सब स्वर वर्ण होते हैं बच्चे, जो कि इसमें कोई हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे वर्ण को हम बच्चे अल्पप्राण की संज्ञा देते हैं, अर्थात उसे अल्पप्राण कहा जाता है।
नेक्स्ट बच्चे है जिसका नाम है महाप्राण। कहिएगा ऐसा वर्ण जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम बच्चे महाप्राण। तो देखिए अल्प प्राण के बाद जो बच गया कौन कौन, ये बच गया प्रत्येक वर्ग का कौन कौन, दूसरा और चौथा। कहेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, पहले एक दूसरा और प्लस कौन सा बच्चे, चौथा, और प्लस उसमें अनुस्वार था तो इसमें प्लस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विसर्ग वाला चलेगा। विसर्ग अर्थात दो गो बिंदु जिसमें रहता था, जैसे अतः, प्रायः, तो उसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रहा है बच्चे। देखिए दूसरा, चौथा और विसर्ग और प्लस साथ साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है उष्म व्यंजन वाला। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी थी, 4 थी। कौन कौन, दंती सा, एक था तलावी सा, एक था मूर्धनी सा और एक ह था। ये सारा के सारा बच्चे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर आप जोड़िएगा तो देखिए दूसरा और चौथा, तो दो गो सब में से मिलेगा, तो दो गो सब में से मिलेगा, दो गो इसमें, दो गो इसमें, दो गो इसमें, तो 2 बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 10। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले इसमें बच्चे दोनों मिला के ये 10 गो हो जाएगा। विसर्ग आपका एगो हो जाएगा और उस व्यंजन यहाँ पे 4 हो जाएगा। 10 4 14, 14 आगे कितना, 15। कहने का मतलब महाप्राण की कुल संख्या बच्चे 15 हो गया। उम्मीद करते होंगे बच्चे कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बच्चे आज क्लास इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए बच्चे। धन्यवाद।